एनिमे में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा होता है और वंडरलैंड प्रिजन के बारे में देख रहा होता है, जहां पे जापान के बहुत सारे प्रिजनर्स को लाया जाता है और उनसे लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक स्टंट्स कराए जाते हैं, जिसमें कई बार उन लोगों की जान भी चली जाती है। तभी इस लड़के के पास एक लड़की आती है। उसका नाम होता है मिमी, जिसे ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। इस लड़के का नाम घंटा होता है और ये बचपन से ही अनाथ होता है और फिर ये दोनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे इनका एक और दोस्त आ जाता है और ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। घंटा पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, जिसपे ये कहता है पता नहीं, गेम तो हम दोनों रात भर खेलते हैं, फिर मैं ही अकेला लेट कैसे हो जाता हूँ। वैसे तुम लोग जा रहे हो क्या वंडरलैंड प्रिजन स्कूल ट्रिप पे? जिसपे मिमी बोलती है हाँ मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वो जगह बहुत मस्त है और अगर मैं जा रही हूँ तो तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और तभी घंटी बज जाती है और इन लोगों की क्लास शुरू होने वाली होती है। सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पे जाके बैठने लगते हैं, लेकिन तभी घंटा को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वो खिड़की के बाहर देखता है तो एक अजीब सा आदमी लाल रंग की ड्रेस पहन के उसके क्लासरूम के बगल में उड़ रहा होता है। घंटा समझ नहीं पाता कि ये क्या है। तभी ये आदमी स्माइल करने लगता है और क्लासरूम के बाकी बच्चे भी इसको देखकर डर जाते हैं और फिर ये एक अजीब सा मैजिक यूज करता है और क्लासरूम पर अटैक करके पूरे क्लासरूम को तबाह कर देता है। घंटा भी उस अटैक में इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि उस रेडमैन ने उसकी पूरी क्लास के सारे बच्चों को खत्म कर दिया है और उसकी प्यारी मिमी का सिर उसके हाथों में होता है। घंटा बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता। रेडमैन उसके पास धीरे धीरे स्माइल करते हुए आता है और अपने मैजिक से एक अजीब सा क्रिस्टल अपने हाथों में बना लेता है। घंटा उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, और तभी ये उस क्रिस्टल को घंटा के सीने के अंदर घुसेड़ देता है और घंटा वहीं पे फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो फिर से होश में आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसकी पूरी क्लास में सिर्फ एक वही अकेला जिंदा बचा होता है। तभी उसके पास पुलिस आती है और उसे बताती है कि यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि उसके ऊपर ही अपनी पूरी क्लास को मारने का इल्जाम लग गया होता है। मतलब पागल है क्या ये लोग? ये अकेला छोटा सा बच्चा बिना किसी वेपन के अपनी पूरी क्लास के सारे बच्चों को अकेले ही मार देगा। लेकिन पूरे जापान में भी ये न्यूज फैल जाती है कि ये 14 साल के बच्चे ने अपनी पूरी क्लास को मार दिया। घंटा समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके साथ फिर बहुत सारे ऑफिसर्स उसको कोर्ट लेके जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम प्रमोटर होता है और ये घंटा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वकील हूं और मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसको सुन के घंटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कोर्ट रूम में वो उसको धोखा दे देता है और घंटा को ही उल्टा फंसा देता है और कोर्ट घंटा को दोषी ठहरा देती है और उसे वंडरलैंड प्रिजन में मौत की सजा सुना देती है। घंटा अपना आपा खो देता है और पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तुम सब पागल हो क्या। और तभी वहां पे कुछ ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। और तभी वहां पे मिमी के पापा भी उसको आकर मारने लगते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम एक राक्षस हो। और घंटा उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं घंटा को पुलिस वाले वंडरलैंड प्रिजन में ला रहे होते हैं और ऊपर से एक लड़की ये सब देख रही होती है। घंटा वंडरलैंड प्रिजन के अंदर कुछ और क्रिमिनल्स के साथ आ जाता है। वहां पे इस प्रिजन की जेलर आती है जिसका नाम माकीना होता है और वो घंटा से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और घंटा चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। माकीना सबको वंडरलैंड प्रिजन के बारे में बताती है कि कैसे यहाँ पे उन क्रिमिनल्स को लाया जाता है जिनको मौत की सजा मिली है और कैसे उन लोगों को अब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान को खतरे में डालना होगा। और जो तुम लोगों के गले में कॉलर बंधा हुआ है उससे हम तुम लोगों को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं और कभी भी मार सकते हैं, तो इसलिए भागने की तो सोचना भी मत। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का घंटा से टकरा जाता है और घंटा वहीं पे गिर जाता है। वो घंटा का सामान उठाकर उसे देता है और उसे सॉरी कहता है, जिसपे घंटा कहता है कोई बात नहीं। लेकिन तभी माकीना उस लड़के से कहती है मेरे प्रिजन में मेरे सामने अब दोबारा चोरी करने की हिम्मत मत करना, और वो उस लड़के के सीने को अपने तलवार से काट देती है। घंटा समझ नहीं पाता है कि यह क्या हुआ। माकीना पलट के सबसे कहती है तुम सबका स्वागत है वंडरलैंड प्रिजन में। और इसके बाद हम उस आदमी को दोबारा से देखते हैं जिसका नाम प्रमोटर था, जो माकीना से कहता है कि तुमने हमारे नए प्रिजनर घंटा को तो देखा ही होगा। जिसपे माकीना कहती है हाँ ये तो एक बच्चा है। जिसपे प्रमोटर उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, मैं चाहता हूं कि उस लड़के को जल्दी से खत्म कर दिया जाए। जिसपे माकीना पूछती है ऐसा क्यों,
जिसपे ये कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आज शाम को वर्क प्लेस पे मत जाना। माकिना उसकी बात को मान जाती है। शाम में हम देखते हैं कि घंटा वर्क प्लेस में काम कर रहा होता है और वो चुपचाप रो रहा होता है क्योंकि उसको उसके दोस्तों की याद आ रही होती है। वो धीरे से कहता है कि मैं जल्दी से अब बस मरना चाहता हूँ, और तभी ऊपर से एक लड़की घंटा के बगल में आके कूदती है और वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मार देती हूँ, और वो एक आयरन रोड उठाकर घंटा को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। घंटा किसी तरह उसको डॉज कर रहा होता है और कहता है अबे ये कौन है, ये पागल लड़की, और वो लड़की को रुकने के लिए कहता है और ये लड़की फिर रुक जाती है और कहती है तुम मरना नहीं चाहते हो क्या घंटा, जिसपे घंटा दुखी हो जाता है और कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिसपे लड़की कहती है क्योंकि हम और तुम तो बचपन के दोस्त हैं। इस लड़की का नाम शिरो होता है और घंटा शिरो से कहता है फिर मुझे तुम याद क्यों नहीं हो, लेकिन तभी घंटा के सिर पे आकर एक बोतल लग जाती है जिसको इन तीनों ने फेंका होता है, और वो घंटा को आकर बुली करने लगता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा वीक लड़का इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है, और उसको वो सब और भी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं जिसे घंटा चुपचाप दुखी होकर सुन रहा होता है। लेकिन तभी शीरो इस आदमी को धक्का दे देती है और उसे कहती है घंटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी शीरो के सर पर अपने शवल से अटैक कर देता है और शीरो बेहोश हो जाती है, जिसपे घंटा उस आदमी से लड़ जाता है और फिर ये तीनों मिलके घंटा को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारने लगते हैं और घंटा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये सब प्रमोटर देख रहा होता है और वो कहता है कि टाइम आ चुका है घंटा तुम्हें ये प्रूफ करने का कि तुम जिंदा रहने के लायक हो या नहीं, और वो एक बटन दबाता है जिसकी वजह से बिल्डिंग का टॉप का पार्ट टूट के उनके ऊपर गिरने वाला होता है, जिससे ये लोग अब बच नहीं सकते थे। ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन घंटा शीरो को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो सोचने लगता है कि मैं अभी नहीं मर सकता, तब तक नहीं जब तक मैं उस रेडमैन को मार के अपने दोस्तों का बदला ना ले लूं। और तभी घंटा के चेस्ट में वही क्रिस्टल ग्लो करने लगता है जो रेडमैन ने उसके अंदर डाला था, और उसके अंदर से अचानक से एक एनर्जी निकलने लगती है जो कि बिल्कुल उसके ब्लड जैसी थी, और उस पावर का यूज करके घंटा उस बिल्डिंग के पूरे पार्ट को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और शीरो को बचा लेता है। लेकिन वो तीनों लोग उससे नहीं बच पाते और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। घंटा को यकीन नहीं होता कि ये क्या हुआ था उसके साथ और अभी कैसी मैजिकल पावर निकली थी उसके अंदर से। और तभी शीरो होश में आती है और वो घंटा से कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं साथ में। घंटा उसकी बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को पकड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे कैंडी दो वरना मैं इसको मार डालूंगा। असल में इस प्रिजन का रूल होता है कि 3 दिनों में हर एक क्रिमिनल को एक बार एक कैंडी खानी होती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो क्रिमिनल्स के गले में कॉलर बंधा होता है वह उन्हें खत्म कर देता है। वही इस आदमी के साथ हुआ क्योंकि इस आदमी ने 3 दिनों से कैंडी नहीं खाई थी। और मैं बता दूं कि घंटा ने भी अभी तक अपनी कैंडी नहीं खाई होती है क्योंकि उसकी कैंडी को इस लड़के ने चुरा लिया होता है। घंटा डॉक्टर मी के पास होता है जो उसे ट्रीट कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी कैंडी तो खा ली ना। और घंटा पूछता है वो क्या है, जिसपे ये इसको बताती हैं कि जब तुम जेल के अंदर आए थे तब तुम्हें एक बैग मिला था और उसमें तुम्हारी कैंडी थी, और अगर तुमने 3 दिनों में एक कैंडी नहीं खाई तो तुम खत्म हो जाओगे। घंटा कहता है लेकिन मेरे बैग में तो कोई कैंडी थी ही नहीं, जिसपे ये इसे बताता है मे बी शायद जब हम दोनों लड़े थे तभी तुम्हारी कैंडी गिर गई होगी। घंटा इसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। हाँ, जिसपे वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कैंडी भी नहीं है और कैंडी मिलती भी बहुत महंगी है। लेकिन तभी अचानक से वहां पे फिर से शीरो आ जाती है और ये दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। शीरो घंटा से कहती हैं क्यों ना हम लोग डॉग रेस ज्वाइन कर ले। डॉग रेस असल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेस होती है जिसमें प्रिजनर्स पार्ट लेते हैं और बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, और इसी को देखने घंटा और उसकी क्लास आने वाली थी। और वैसे तो इसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और खतरनाक भी होता है, लेकिन यह है कि जो भी प्रिजनर डॉग रेस को जीत जाता है उसे 1 लाख कैश पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो बहुत सारी कैंडीज खरीद सकता है। एक तरह से समझ लो कि कैश पॉइंट्स वंडरलैंड प्रिजन की करेंसी होती है। वंडरलैंड प्रिजन में सब कुछ कैश पॉइंट से ही मिलता है, कोई चाहे तो अपनी फ्रीडम भी खरीद सकता है कैश पॉइंट से। और घंटा और शीरो दोनों ही उस रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वेटिंग रूम में यो भी उसे मिलता है जो उसको सपोर्ट करने आया होता है। लेकिन तभी वहां पे एक गुंडा अपने आदमियों के साथ आ जाता है जिसका नाम टोका होता है, और टोका का आदमी सबसे कहता है कि तुम सब लोग इस रेस में पार्ट ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी टोका सर के आगे नहीं जाएगा। और टोका सर के अलावा
जिसने भी इस रेस को जीता वो अपनी लाइफ हार जाएगा, तो सोच समझ के ही भागना। तुम सब लोग तभी टोका घंटा को देखता है और उसे कहता है तुम ही हो ना जिसने अपनी पूरी क्लास के सारे बच्चों को मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को अपनी आंखों से देखने की। और वो लोग फिर से मिलके घंटा को मारने लगते हैं। ये बेचारा इतनी मार खा रहा है उस चीज के लिए जो इसने की भी नहीं है, लेकिन फिर से वहां पे शिरो आ जाती है और वो टोका के जूते पर पैर रख देती है, जिसपे टोका शिरो को पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे माकीना आ जाती है और उसे बचा लेती है और टोका को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉग रेस स्टार्ट हो जाती है और ये सच में बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे प्रिजनर्स एक एक करके मर रहे होते हैं और जो कोई भी उस रेस को छोड़ के बीच में भागने की कोशिश कर रहा होता है उसे सोल्जर्स वहीं पर खत्म कर दे रहे होते हैं। घंटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब लीगल भी कैसे है और लोगों को ये सब देख के मजा भी कैसे आ रहा है। चलो माना ये सब क्रिमिनल्स हैं, लेकिन तुम सब तो इंसान हो। घंटा सोचता है कि अगर उसके साथ ये सब अभी ना हुआ होता तो वो मिमी के साथ बैठकर अभी ये सब देख रहा होता। तभी अचानक से घंटा को तीर लगने वाली होती है, लेकिन शीरो उसे आकर बचा लेती है और वो रेस में घंटा के साथ रहती है और उसे कई बार बचाती है और वो दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। और टोका भी अपने साथियों को एक शील्ड यूज करके फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड में इन तीनों को एक बॉल दिखाई जाती है और जिसके पास भी ये बॉल लास्ट में रहेगी वो जीत जाएगा। 1 लाख कैश पॉइंट्स और ये गेम तब तक चलेगा जब तक बाकी के 2 लोग खत्म नहीं हो जाते। और जो स्टेज है उसके ब्लॉक एक एक करके नीचे गिरते रहेंगे और नीचे नुकीले कांटे होते हैं। मतलब जो भी नीचे गिरा वो गया। घंटा किसी तरह उस बॉल को पकड़ लेता है और टोका पूरी जान लगा के घंटा का पीछा कर रहा होता है और लास्ट में वो दोनों एक ब्लॉक में ही खड़े होते हैं। टोका घंटा से कहता है कि चुपचाप मुझे वो बॉल दे, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या मुझसे। और घंटा उससे कहता है ले तेरे को बॉल चाहिए ना, ये ले। और वो उसके मुंह पर वो बॉल जोर से मार देता है और वो बॉल उड़ के सीधा शीरो के पास चली जाती है। घंटा टोका से कहता है मैं वैसे ही मरने वाला हूं, मैं क्यों डरूंगा तुझसे। लेकिन तभी शीरो और टोका दोनों के ही नीचे का ब्लॉक गिरने वाला होता है। टोका भाग के बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फिसल जाता है और नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि शीरो किसी तरह ब्लॉक को पकड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। घंटा उसे बचाने आता है और रियलाइज करता है कि शीरो तो कभी इस गेम को जीतना चाहती ही नहीं थी। वो स्टार्टिंग से ही बस घंटा की मदद करना चाहती थी। और तभी शीरो ने जिस ब्लॉक को पकड़ा होता है वो भी गिर जाता है और उसके साथ साथ शीरो भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन वो उस बॉल को घंटा की तरफ फेंक देती है और उसे कहती है कैच। लेकिन घंटा पागल थोड़ी होता है, वो एक बॉल के लिए इतनी सुंदर लड़की को थोड़ी छोड़ेगा और वो बॉल की जगह शीरो को पकड़ लेता है और वो बॉल नीचे गिरकर फूट जाती है। और अब क्योंकि बॉल ही फट गई है तो वो कंपटीशन रद्द हो जाता है और कोई भी 1 लाख कैश पॉइंट्स नहीं जीतता। लेकिन घंटा शीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो वो तो सेफ है। अगले दिन घंटा का लास्ट डे होता है और वो अकेले अपने जेल में बैठा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी यो घंटा को एक कैंडी दे देता है और उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी कैंडी खोई थी, तो ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। इधर हम देखते हैं कि घंटा और यो साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और घंटा को उसके दोस्तों की याद आ रही होती है। तभी वो बोलता कि रेडमैन यहाँ क्या कर रहा है। रेडमैन नीचे आता है और मजे मजे में लोगों को मारने लगता है। यो भी रेडमैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इस आदमी के पास सुपर पावर कैसे है। लेकिन तभी रेडमैन के एक अटैक से यो इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। एंड यो की हालत को देखकर घंटा पागल हो जाता है और उसको फिर से वही सब पुराने सीन्स याद आने लगते हैं जब रेडमैन ने उसके दोस्तों को मारा था एंड फिर से उसके अंदर से वही मैजिकल एनर्जी निकलती है। एंड घंटा अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करके रेडमैन के ऊपर एक ब्लड बुलेट अटैक कर देता है, जिसे रेडमैन वहीं पर रुक जाता है। प्रमोटर भी ये सब देख रहा होता है और उसको उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता कि घंटा ने अपने अटैक से आखिर रेडमैन को हिला भी कैसे दिया, क्योंकि मैं बता दूं रेडमैन एकदम गॉड लेवल स्ट्रांग है। घंटा उसकी तरफ गुस्से में भागता है लेकिन रास्ते में वो बेहोश हो जाता है। रेडमैन उसे दूर से देखकर स्माइल करता है और वहां से फिर चला जाता है। यो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर घंटा ने मैजिकल अटैक यूज कैसे किया। और इधर प्रमोटर खुशी के मारे पागल हो चुका है क्योंकि उसे पता था घंटा स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग है ये उसे नहीं पता था। अगले सीन में शीरो के बगल में कुछ सोल्जर्स भी बैठे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि मैंने सुना था जिसने आज हम लोगों पर अटैक किया था वो रेडमैन था और कहा जाता है कि वो वंडरलैंड प्रिजन के जी ब्लॉक में कैद है। और ये चीज सुनते ही घंटा उठता है और जी ब्लॉक की तरफ भागने लगता है और शीरो भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है।
इधर हम देखते हैं कि माकिना ने भी देखा था कि घंटा ने कुछ मैजिकल पावर का यूज किया है। वो सबसे कहती है घंटा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और हमें तुरंत ही उसे एग्जीक्यूट करना होगा, और वो एक किलर मशीन को घंटा को मारने के लिए भेज देती है। इधर हम देखते हैं घंटा और शीरो को रास्ते में यो मिलता है और घंटा उसे बताता है कि जिस रेड मैन ने आज हम लोगों पर सुबह अटैक किया था उसी ने मेरे सारे दोस्तों को मारा था और वो यही कहीं जी ब्लॉक में है। यो कहता है लेकिन वंडरलैंड प्रिजन में तो कहीं जी ब्लॉक है ही नहीं। तभी वहां मशीन आ जाती है। घंटा को खत्म करने के लिए घंटा शीरो से कहता है कि प्लीज अभी मेरे पे गुस्सा मत करो, वरना अब जिंदगी में मेरे पे गुस्सा नहीं कर पाओगी। और शीरो उसकी बात को मान जाती है और सामने लगी जाली पर एक जोर की किक मार के उसे तोड़ देती है और तभी वो रोबोट उनकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। लेकिन घंटा, यो और शीरो किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर वो तीनों अंडरग्राउंड के रास्ते किसी तरह जी ब्लॉक के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता होता सिवाय कुछ लोगों के। माकिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तीनों उसके चंगुल से भाग गए होते हैं और वो लोग अब किसी कारण की वजह से उन तीनों को ट्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं। घंटा अपने सामने जी ब्लॉक का गेट देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा रोबोट उन लोगों के सामने आ जाता है और मिसाइल से अटैक कर देता है। और ये जो रोबोट होता है ये पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर शीरो इतने बड़े रोबोट को एक किक में उड़ा के फेंक देती है। शीरो गुस्से में घंटा से कहती है, तुमने ये कहा था कि रेडमैन ने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दिया था, मैं तो अभी जिंदा हूं, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं क्या? यो समझ जाता है कि ये लड़की है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन दिमाग से थोड़ी सी कम है। लेकिन तभी अचानक से उस रोबोट का सिर बीच से कट जाता है और बगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें से एक हंसता हुआ आदमी बाहर निकलता है जिसके पास रेडमैन और घंटा जैसी ही ब्लड मैनिपुलेशन पावर होती है। घंटा को लगता है कि यही रेडमैन है और वो उस आदमी की तरफ गुस्से से भागता है, लेकिन ये आदमी बहुत स्ट्रांग होता है और रास्ते में ही अपने मैजिकल अटैक से घंटा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। घंटा से कहता है कि तुम तो वुड पैकर हो और हमारी फाइट तो कल है। घंटा को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो एक लोहे की रोड को उठाकर क्रो की तरफ भागने लगता है, लेकिन क्रो रास्ते में ही अपना मैजिक यूज करके उसकी आयरन रोड को स्लाइसेस में काट देता है और घंटा नीचे गिर जाता है। वो समझ जाता है कि वो उसको नहीं हरा सकता। क्रो उसके पास आके कहता है, मुझे ये तो पता था तुम वीक हो, लेकिन इतने वीक हो मुझे नहीं पता था। तुम तो अपनी पावर तक यूज नहीं कर पा रहे हो। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। घंटा समझ जाता है कि वो अपनी पावर को बिना यूज किए इसको नहीं हरा सकता। घंटा अपनी पूरी जान लगा देता है और वो पहली बार अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो क्रो के ऊपर भी एक ब्लड बुलेट अटैक कर देता है। क्रो उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो उसके ब्लड एक्स को तोड़ के उसके सीने पे जाके लग जाती है, जिससे क्रो के चेस्ट पे थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। क्रो कहता है, बहुत अच्छे, तुम हो तो थोड़े बहुत स्ट्रांग। अब मुझे समझ में आया कि तुमने अपनी पूरी क्लास को अकेले कैसे मारा था। जिसे सुन के घंटा कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ जाता है कि अबे ये तो है ही नहीं रेडमैन, मैं तो फालतू लड़ रहा हूं। फिर घंटा कहता है कि अगर तुम रेडमैन नहीं हो तो तुम फिर ये पावर कैसे यूज कर पा रहे हो, जिसपे ये इसे कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और रेडमैन ही अकेले डेडमैन हो। डेडमैन मतलब जो ये ब्लड मैनिपुलेशन की पावर यूज कर सकते हैं, जैसे रेडमैन और घंटा। फिर वो घंटा को बताता है कि ये जो तुम पीछे जी ब्लॉक देख रहे हो ना, इसमें मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे डेडमैन हैं जिनको हर दिन आपस में लड़ाई कराई जाती है, कुछ दुनिया के बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और कल मेरी और तुम्हारी फाइट होनी है। यानी घंटा का कोड नेम वुड पैकर होता है। उसके बाद क्रो कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे से कल की फाइट का इंतजार नहीं हो रहा था। और ये कह के वो घंटा को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और घंटा बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी शीरो उसे फिर से बचा लेती है और वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है। क्रो डर जाता है कि कौन सा अटैक यूज कर रही है ये लड़की, और वो अपना कपड़ा उतार के शीरो को दे देता है कि ये लो, इसे पहन लो। लेकिन शीरो अभी भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन घंटा समझ जाता है कि क्रो दिल का इतना भी बुरा इंसान नहीं है। लेकिन तभी पीछे से कोई छुपके और चुपचाप घंटा और क्रो को बेहोशी वाला इंजेक्शन मार देता है और ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। शीरो घंटा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी सोल्जर पकड़ लेते हैं और शीरो और यो को वापस ले जाके उनके ब्लॉक में छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घंटा जब होश में आता है तो वो पूरी तरह से बंधा होता है और उसके सामने खड़ा होता है प्रमोटर और क्रो डॉक्टर मी के पास होता है, जिसे वो बताती है कि घंटा के अटैक से तुम्हारी फ्रंट रिब एकदम डैमेज हो गई है।
और इसीलिए मेरे हिसाब से अब तुम्हें कल की फाइट को नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन क्रो उसको गुस्से में पकड़ लेता है और उससे कहता है, ध्यान से सुनो, अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कल की फाइट लड़ूंगा। अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से मतलब रखो। इधर हम देखते हैं प्रमोटर पहले तो घंटा को थोड़ा टॉर्चर करता है। उसके बाद वो कार्निवल फेस्टिवल के बारे में उसको दिखाता है, जिसे पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल लोग देखने आते हैं, जहां पर सारे के सारे डेड मैन आपस में लड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। घंटा सोच रहा होता है कि आखिर ये सारे लोग इंसान हैं भी कि नहीं। क्रो इधर अपनी इंजरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी कल की फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, और घंटा यहाँ पे टॉर्चर हो रहा होता है। पूरी रात बीत जाती है और शीरो घंटा के लिए रात भर रोती है, क्योंकि उसका समझ नहीं आ रहा होता कि वो घंटा की हेल्प कैसे करे। हम देखते घंटा और क्रो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दुनिया के बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल लोग इस फाइट को ऑनलाइन देखने आए होते हैं, और प्रमोटर भी अपने कमरे में बैठ के इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और क्रो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी फाइट के लिए। घंटा भाग के तुरंत ही बगल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मैजिक पावर का यूज करके क्रो को ब्लड बुलेट से मारने लगता है, लेकिन उसकी ब्लड बुलेट्स बहुत ही ज्यादा वीक और स्लो होती है, इसीलिए क्रो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और थोड़ी देर बाद क्योंकि घंटा बहुत ज्यादा ब्लड बुलेट्स का यूज कर लेता है, तो उसके अंदर खुद खून की कमी हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। तभी क्रो अपने अटैक से उस पेड़ को जिस पे घंटा खड़ा होता है उसे काट देता है और घंटा नीचे आकर गिर जाता है। प्रमोटर और लोगों को इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रही होता है, और फिर क्रो घंटा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, इतना कि उससे हिला भी नहीं जा रहा होता। वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। वो सोच रहा होता है कि मैं भी शायद उसे अब गिव अप कर देना चाहिए और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इधर हम देखते हैं शीरो यो को अपने और घंटा के बचपन के बारे में बता रही होती है कि कैसे घंटा बचपन में बहुत ज्यादा वीक था और शीरो कैसे हमेशा आसानी से लड़ाई में हरा दिया करती थी। क्रो को लगता है कि वो जीत गया है। अब वो वहां से जाने लगता है। यो शीरो से कहता है कि मुझे भी ये लगता है कि घंटा अपनी फाइट में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है। जिस पे शीरो कहती है घंटा है तो बहुत वीक, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो उसे बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, और वो ये है कि वो कभी भी हार नहीं मानता, और वो चाहे जितना भी इंजर्ड हो जाए वो फिर से खड़ा जरूर होगा, और वैसा ही होता है। आज तक एक भी मैच नहीं हारा था। वो एक बच्चे से हार गया जिसका आज पहला मैच था। इधर हम देखते हैं एक आदमी यो को आके बता रहा होता है कि जैसी लड़की तुम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुकी है, और वो जी ब्लॉक में ही कैद है, और उसको जी ब्लॉक के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी पता है। जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो शीरो से कहता है, तैयार हो जाओ, हम फिर से जी ब्लॉक में जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं क्योंकि घंटा जीत गया होता है तो उसको 10,000 कैश पॉइंट्स का एक चेक मिलता है और एक कैंडी भी मिलती है, और ये दोनों वहीं पर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घंटा अपने कमरे में होता है और कैंडी को खा लेता है, जिससे उसे 3 दिन और मिल जाते हैं और वो थोड़ा बहुत खुश भी होता है। लेकिन तभी अचानक से टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें जो लूजर होता है उसको पनिश किया जाना था कि उसे अब पेनल्टी देनी होगी, और ये कोई मामूली पेनल्टी नहीं होती। उसके सामने एक मशीन को चलाया जाता है और क्रो को कहना होता है स्टॉप, और वो मशीन जिस भी चीज पर रुकेगी वो उसको देना पड़ेगा, और ये मशीन रुकती है राइट आई पर, जिसका मतलब था कि क्रो को अब अपनी राइट आई देनी पड़ेगी। और मी लाइव टीवी पर ही सर्जरी करके क्रो की राइट आई को निकाल लेती है, जिसको देखकर घंटा को उल्टी आ जाती है। इधर हम देखते हैं जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम पर शीरो अकेले अटैक कर देती है, और योजी ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स पे कॉल करके शीरो को ही फंसा देता है। वो कहता है कि कंट्रोल रूम पर अटैक हुआ है और जितने भी ट्रूप्स हैं सबको कंट्रोल रूम में भेज दे, ताकि वो आसानी से जी ब्लॉक के अंदर घुस सके, और उसी वजह से जितने भी आर्म्स सोल्जर थे वो सब के सब शीरो को जाके पकड़ लेते हैं, और यो शीरो को धोखा देकर जी ब्लॉक के अंदर घुस जाता है। इधर हम देखते हैं घंटा की हालत बहुत खराब होती है। क्रो के साथ जो हुआ उसको देखकर तभी उसको आवाज आती है किसी लड़की के चिल्लाने की। घंटा उधर भागता है तो देखता है एक मोटा सा आदमी एक लड़की से कह रहा होता है कि लाओ मुझे फूल दे दो, मुझे भूख लगी है, लेकिन ये लड़की इसको मना कर रही होती है। तभी घंटा उसको अपना खाना दे देता है और कहता है लो मेरा खाना खा लो, और ये खाने के साथ साथ उसकी प्लेट भी खा जाता है, और ये दोनों वहां से बच के निकल जाते हैं और इस लड़की के कमरे में आ जाते हैं जहां पर ढेर सारे फ्लावर्स लगे थे। असल में इस लड़की को फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं।
घंटा कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है, जिसको सुन के लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और घंटा को थैंक यू बोलती है उसके फ्लावर्स को बचाने के लिए। और वो उससे पूछती है कि तुम ही हो ना जिसने क्रो को हराया था? जिस पे घंटा कहता है हाँ, और वो उसे बताता है कि ये जगह पागलों से भरी हुई है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। जिस पे ये लड़की घंटा को बताती है कि बचपन में उसके पापा उसकी मम्मी के खत्म होने के बाद उसको बहुत ज्यादा मारा करते थे और एक दिन उसको लग रहा था कि उसके पापा उसकी जान ही ले लेंगे। तभी उसके अंदर अचानक से डेड मैन की पावर आ गई और उसका यूज करके इसने अपने पापा को खत्म कर दिया और वो तब से अभी तक इस जेल में है। और वो उसे कहती है कि मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ और अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। और पता है इसका भाई कौन है? यो और यो। इसी को ढूंढने के लिए जी ब्लॉक में घुसा है और इसी की फ्रीडम के लिए यो इतने सालों से कैश पॉइंट्स जमा कर रहा होता है। घंटा उसे कहता है चलो हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो टाकामी को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन जी ब्लॉक में हर तरफ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, इसीलिए वो दोनों वहां से नहीं भाग सकते और वो लोग फेल हो जाते हैं। अगले दिन घंटा की दूसरी फाइट होती है। घंटा को पता चलता है कि उसकी ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि टाकामी होती है और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं जल्द अपलोड कर दूंगा।